नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष के परिदृश्य की अगर बात करें, हम सब जानते हैं कि मोदी 3.0 सरकार इस वक्त सत्ता में है, केंद्रीय गलियारों में इस वक्त रूल कर रही है। और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का नया बजट पेश किया। आपको बताते चलें कि इससे पहले इंटरिम बजट पेश किया गया था और अब पूर्णतः सरकार केंद्र में चल रही है और ये एनडीए या फिर मोदी 3.0 का बजट सामने आया है। कुल मिलाकर ये बजट एक मिलीजुली सौगात लेकर आया है। खासकर अगर मिडिल क्लास की अगर बात करें, सेलेक्ट क्लास की अगर बात करें तो उनकी बाँचें दे आर वेरी हैप्पी। कुल मिलाकर स्किल डेवलपमेंट, यूथ, एग्रीकल्चर और ये पैरामीटर्स केंद्र बिंदु को लेकर ये बजट आया है। कुल मिलाकर इसका कितना प्रभाव खासकर देश के विकास में या फिर अगर विकसित भारत की अगर बात करें तो उस दिशा में कितना महत्व रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं श्री मानिक बत्रा जी, जो चेयरमैन हैं एसोचैम, और उसके अलावा आप डायरेक्टर बत्रा ग्रुप हैं। और इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री तेजिंदर सिंह वजीर जी, जो मेंबर हैं जे.एंड.के किसान काउंसिल के। इसके अलावा आप चेयरमैन हैं जे.एंड.के किसान काउंसिल के। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। मानिक जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, कल जो बजट मैम निर्मला सीतारमण ने पेश किया, कई केंद्र बिंदु उसके थे और कुल मिलाकर विकसित भारत की अगर बात करें, स्किल इंडिया की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें या फिर यूथ ओरिएंटेड बात करें, किस नज़रिए से एसोचैम और आप इसको देखें? सर, अगर जो कल माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट अनाउंस किया है, जैसा आपने कहा उसमें कई केंद्र बिंदु थे, तो आपने भी देखा होगा उसमें ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर, एमएसएमई, स्किल, एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों के ऊपर था। क्योंकि जो एग्रीकल्चर और एमएसएमई हैं मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे इकोनॉमी के। हमारी एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी है और एमएसएमई एक तरह से बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, जिसमें ऑलमोस्ट 12 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो कल मैडम ने जो अनाउंस करा 1.5 लाख करोड़ के प्रावधान रखे गए हैं उसमें। और उसके साथ अगर आप देखें, जो गवर्नमेंट का फोकस आ रहा है आत्मनिर्भरता की तरफ, एफपीओज़ को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। सप्लाई चेन उससे स्ट्रेंथन होगी, हमारे जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पे वो कम होगी। और ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है, बढ़ावा देने की बात की गई है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। उससे हमारा एक्सपोर्ट्स यहाँ से इंक्रीज़ होंगे, बिकॉज इंडिया एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक डेस्टिनेशन है, लोकेशन है काफ़ी कंट्रीज़ के लिए, जहाँ से हम फूड ग्रेन्स, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि अगर मैं एमएसएमई की बात करूँ, एमएसएमई में जो कोलैटरल फ्री लोन्स मिलते थे वो एमएसएमई सेक्टर में, अब उनको 100 करोड़ तक का लोन एक एमएसएमई को मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर क्रेडिट वर्दीनेस। उसके बाद जो उनका असेसमेंट क्राइटेरिया था विल बी बेस्ड मोर ऑन देयर डिजिटल फुटप्रिंट, अब जो रहेगा उनका उसके हिसाब से। जो मुद्रा लोन है, जो एक यंग स्टार्टअप या एक यंग एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं स्टार्ट करने में, उसकी भी लिमिट 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। सिडबी जो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, उसको भी बोला गया है और ब्रांचेस खोलने के लिए सिडबी के थ्रू आपको एमएसएमईज़ को एक्सेस टू फाइनेंस की सहूलियत मिलेगी। और जो एक बहुत बड़ा उन्होंने कल डिसीजन लिया है ई कॉमर्स हब्स बनाने का विद एमएसएमई इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो उससे हमारे एमएसएमईज़ विल गेट रेडी फॉर एक्सपोर्ट्स। तो मतलब एक्सपोर्ट्स की तरफ एक बढ़ावा देता हुआ मतलब दिख रहा है। स्किलिंग की बात करें और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कल उन्होंने वो भी अनाउंस किया था कि 25,000 स्टूडेंट्स को 7.5 लाख के लोन की एक सुविधा दी जाएगी अपस्किलिंग के लिए, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बेटर हो, स्किल बेटर हो। 1 करोड़ स्टूडेंट्स को, 1 करोड़ इंटर्न्स को बात की गई है कि इंडिया की टॉप 500 कंपनीज़ में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। तो जब वो लोग इंटर्नशिप जो इंडिया की बेस्ट कंपनीज़ हैं उनमें करेंगे, आपकी स्किल्स, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बेटर होगी। इंडिया वैसे भी यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, और वर्ल्ड हमें एज अ ग्लोबल हब फॉर मैन पावर भी कहीं ना कहीं देखता ही है। सो मतलब अगर हम इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करें तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी। जीडीपी को कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी जितने लोग एम्प्लॉयड होंगे। और मतलब हर जगह कहीं ना कहीं हर सेक्टर को टच किया है। कस्टम ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया गया है, गोल्ड सिल्वर पे, मोबाइल पे, कंज्यूमेबल्स पे काफ़ी बड़ी लिस्ट है जिसमें कस्टम ड्यूटीज़ को छेड़ा गया है। एंजल इन्वेस्टर्स जो थे, जो इन स्टार्टअप्स को, जैसे स्टार्टअप इंडिया, वी आर वन ऑफ द 3rd लार्जेस्ट आई थिंक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड इन स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स को और प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए एंजल टैक्स भी ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक बहुत सोचा समझा गया और लॉन्ग टर्म विजन वाला बजट है। लॉन्ग टर्म विजन वाला बजट मानिक जी आपने कहा। तेजिंदर जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और एग्रीकल्चर सेक्टर से आपका बहुत पुराना नाता है।
खासकर किसानों की अगर बात करें तो किस नज़रिए से इस बजट को देखते हैं? देखिए, एक तो ऐसा है कि ये जो बजट कल सरकार ने पेश किया है, तो लगता है कि जो फिगर्स आ रहे हैं कि भाई 1,52,000 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है और आत्मनिर्भरता की बात की गई है। आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा एडाइबल ऑयल हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए सरकार ने यहाँ पे आत्मनिर्भरता के लिए पल्सेस और ऑयल सीड्स का एक आत्मनिर्भरता के लिए बात सरकार ने की है, तो ये हमें एक अच्छा नज़र आता है। उसके बाद आपको पता है कि भाई इस बजट में ना दोनों तरफ देखा गया, कंज्यूमर को भी देखा गया और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको भी देखा गया है। और बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि जो सिटीज़ ज़्यादा कंज्यूम करती हैं वेजिटेबल्स, उनके पास ही वेजिटेबल प्रोडक्शन के हब बनेंगे। जिस तरह हमने देखा है कि नासिक से जब प्याज चलता तो जम्मू कश्मीर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा उसमें हो जाती है बात, तो उसको स्ट्रेटजी का किया गया है और उसमें सोचा गया है कि भाई जहाँ पे वेजिटेबल की ज़रूरत है वहीं पे उसकी प्रोडक्शन होगी, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग होल्डिंग के लिए वो सारा कुछ वहाँ पे प्रोविजन उसमें दी गए हैं। उसके बाद एक बड़ा अच्छा इसमें हमें देखने को मिला कि कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ सरकार ने थोड़ा सा ध्यान दिया है, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जो गाँव की एक रीढ़, गाँव में दिल है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं। उससे लगता है जब सहकारिता मजबूत होगी तो जो हमारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनका भी इसमें एक अच्छा रोल इसमें नज़र आएगा। बड़ी बार हम कहते थे कि भाई हमारा यूथ काम तो करना चाहता है लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट कहाँ से करें। इसमें बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, बत्रा साहब ने बताया कि भाई स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने खुद भी प्रोविज़न रखा और कंपनीज़ को भी जोड़ा। और जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसी चीज़ में हो जाती है तो उसमें लगता है कि सबके लिए कि विन विन सिचुएशन उसमें रहती है। और अगर हम बात करें कि भाई अगर ये जो मुद्रा लोन की बात की गई है, जब कोई छोटा एंटरप्राइज हमारा खोलना चाहता है, हमारे यहाँ पे दूध तो होता है, मिल्क प्रोसेसिंग के लिए लोग आगे आना चाहते हैं, तो उसको 20 लाख रुपए तक का कर दिया गया है लोन, मतलब मुद्रा लोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उससे मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने कोई ढंग से काम करना हो तो उसके लिए एक अच्छे एवेन्यूज़ इस बजट में हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब किसी ने ढंग से काम करना है तो इस बजट में एवेन्यूज मिल रहे हैं। माना जी सब कुछ अच्छा लग रहा है और काफ़ी पॉजिटिव रिमार्क्स भी आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की तरफ से खैर उनका उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ में नज़र आ रही है कॉर्पोरेट की अगर बात करें, जो खासकर जिसमें शेयर मार्केट ने भी रिएक्ट किया था, कैपिटल गेंस की अगर बात करें उसकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की उन्होंने परसेंटेज बढ़ा दी है, कि इस निर्णय को किस नज़र से देखते हैं? सर देखिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन्स को कल बढ़ाया गया है और शेयर मार्केट्स हमने यूजुअली देखा है कि जब भी बजट आता है तो रिएक्ट थोड़ा सा वॉलेटाइल करते ही हैं, हर बजट में थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रिएक्ट करते ही हैं। बट जिस तरह का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, आई एम श्योर मार्केट स्टेबल हो जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप देखें तो ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं किया गया है, एक माइनर सा इंक्रीज़ है जो कॉर्पोरेट जो आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस हैं, अब कहीं ना कहीं तो ड्यू था ही, आई थिंक सो। मतलब फिर भी सरकार ने बैलेंस करते हुए उसको ज़्यादा नहीं छेड़ा, थोड़ा बहुत छेड़ के किया है। और जो मार्केट्स की आप बात करें, हम श्योर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप स्टेबिलिटी देखेंगे मार्केट्स में, बिकॉज इसमें जैसे जो सेक्टर्स टच हो रहे हैं, एमएसएमई काफ़ी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ का काम करता है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो आई एम श्योर मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। एसएमई के भी स्टॉक्स होते हैं, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी लॉन्ग टर्म पे। अगर आप एक तरफ से अगर ये टैक्स गेन्स की आप बात करें, बट दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो कस्टम ड्यूटीज़ को भी घटाया गया है। जो असेंशियल आइटम्स हैं, काफ़ी आइटम्स पे कस्टम ड्यूटीज़ को भी घटाया गया है, जिससे फिर आपको जो इन इंडस्ट्रीज़ हैं इनको भी बढ़ोतरी मिलेगी और मतलब व्यापार में। कल जिस तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लगभग 4 करोड़ सैलरीड एज वेल एज पेंशन के जो हैं पेंशनर्स, उनको लाभ मिलेगा, जो इनकम टैक्स में एक राहत दी है, एक मच लॉन्ग अवेटेड राहत थी, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें उन्होंने उनको राहत दी है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं वो 50,000 थी, उनको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। और जो आपका फैमिली पेंशन वाले ग्रुप्स थे उनमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दी गई है। और जो न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स थे उनमें थोड़ा सा
ट्वीक करा है, थोड़ा सा स्लैब्स को इंक्रीज़ करा है। जैसे पहले 3 से 5 लाख पे 5% था, अब 3 से 7 लाख पे आई थिंक, या 3 से 6 लाख पे हो गया हुआ है 5%। तो हर जगह कहीं ना कहीं उनको कुशन देने की कोशिश की गई है उसमें। तेजेंद्र जी, स्किल इंडिया की हम बात करें और विकसित भारत की अगर बात करें, तो कुल मिलाकर अगर हम एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी सेक्टर्स की अगर बात करें, कितनी मिलीजुली प्रतिक्रिया आपकी रहेगी और किस नज़रिए से आप इसको देखेंगे? देखिए, बजट कल अभी एक पेपर ही आया है जी। जब स्किल डेवलपमेंट की बात ये कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखा था कि ITIs भी हैं, वो पुराने स्टाइल के ITIs। हम चाहते हैं कि भाई इस तरह का स्किल इंडिया हो जो एक मॉडर्न इंडिया नज़र आए। अगर किसी ITI में आप जाएं, वहाँ डिजिटल TV तक की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो देखा जाए तो भाई इस चीज़ को खाली एक घोषणा ना रहे, इसको हम ट्रांसफॉर्म करें। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं उनके साथ मिल बैठ के एक प्लान बनाएं, क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत के मुताबिक हम स्किल के बारे में लोगों को बताएं। देखिए, फंड्स जब आते हैं तो देखने को लगता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी NGOs भी जाग जाती हैं कि भाई हम स्किल कराएंगे, लेकिन वो स्किल सिर्फ बजटरी सपोर्ट तक ना रहे। हम चाहेंगे कि वाकई में इंडिया में जब हम 2026-27 में जाएं तो हम ये बात करें कि 2024 के बजट में ये अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई हमने स्किल इंडिया करना है। तो स्किल इंडिया में न्यू एज एंटरप्रेन्योर हमें मिले, न्यू एज सिस्टम में मिले, सोच को कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, उसमें रिजल्ट लाने एक बड़ी बात है। अभी देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्कीम एग्रीकल्चर में चल रही हैं, HADP भी चल रही है, बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, लेकिन कई स्कीमों में कुछ अच्छा भी चल रहा है, कई स्कीमों में कुछ जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो भी स्कीम भारत की गवर्नमेंट पेश करे, क्योंकि ये जो बजट है ये पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये पैसा उसमें अगर आप देखें टैक्स पेयर्स का 32%, अगर मेरे फिगर्स गलत ना हो, जो टैक्स हमसे लिए जाता है, इनकम टैक्स, जो हमारी कैपिटल बजट है, जो हमारे बजट का कैपिटल है, उसमें 32% जो है वो शेयर हमारा जो ये इनकम टैक्स से जाता है। 18-19% हमारी इंडस्ट्री वाले GST पे करते हैं पूरे बजट में। तो वो पैसा हमारा वेस्ट ना रहे, ये पैसा सबका है, कि कोई भी स्कीम बनाने में हड़बड़ाहट ना हो, उसको बाकायदा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए कि उसका रिजल्ट जो है वो ग्राउंड पर नज़र आए। तो मैं समझता हूँ कि उससे इस बजट की अनाउंसमेंट्स को एक अच्छा दिशा निर्देश मिलेंगे। मानिक जी, कल जम्मू कश्मीर का भी बजट पेश किया गया, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते वित्त मंत्री ने इसका भी बजट पेश किया। उसको किस नज़रिए से देखेंगे, और खासकर जम्मू कश्मीर में लगभग जो एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई हुई है, उसके तहत विस्तार किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है बाहर से, और आप भी उस डेलीगेशन का हिस्सा रहे हैं, तो वेलकम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर का बजट भी अगर आप देखें तो ज़्यादा फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, स्किलिंग की तरफ, एजुकेशन की तरफ, और ये जो नई इंडस्ट्रीज़ आ रही है, न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑलरेडी जो यहाँ पे लागू है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। क्योंकि अगर नई इंडस्ट्री आएगी, सबसे पहले उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी चाहिए होगा स्टेट का, बिकॉज बाकी स्टेट्स के साथ हम कम्पीट कर रहे हैं। बट जो न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो एक वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है अक्रॉस इंडिया इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से जितने भी हमने डेलीगेशंस भी अटेंड करी हैं, बहुत लोगों का इंटरेस्ट है J&K में इन्वेस्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं बजट जो हमारे स्टेट का बन रहा है वो वही है कि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, टूरिज़्म की तरफ ध्यान दिया गया है। बिकॉज अगर आपने देखा हो पिछले कुछ सालों में टूरिज़्म भी बढ़ा है, चाहे वो माता वैष्णो देवी के लिए हो, चाहे श्रीनगर में हो, कश्मीर में हो। और मतलब सरकार भी अब वो करना चाह रही है कि एक सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाह रही है कि जो इंडस्ट्री बाहर से यहाँ आके लगना चाह रही है वो यहाँ सस्टेन कर सके। जो टूरिस्ट यहाँ आ रहा है वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रुके, जितनी देर वो रुकेगा उससे हमारे को इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा। और जैसा कि हमारा हॉर्टिकल्चर बेस्ड और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है मेजरली J&K की भी, तो उन पर भी फोकस किया गया है कि जो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस और नए एरियाज़, और गवर्नमेंट का फोकस GI टैगिंग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे भी है, जिससे एक्सपोर्टेबल्स बढ़ेंगे। हमारा इनलैंड कंटेनर डिपो भी सांबा में आ गया हुआ है, जो एक तरह से अच्छा है। बिकॉज अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की, हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन इंडिया हैं। 70% के आसपास जो प्रोड्यूस है इंडिया का सारा एप्पल का, वो J&K से ही होता है। तो मतलब अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल हो सकते हैं, क्यों ना हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एप्पल भी हों एज अ स्टेट। सो उन सब चीज़ों को देखते हुए इंफ्रा पे काफ़ी फोकस है J&K की तरफ, और एक अच्छा बजट है। और स्किलिंग पे जैसा
सर ने कहा कि स्किलिंग पे भी फोकस है गवर्नमेंट का, और जो गवर्नमेंट का भी जो कहना है कि जो फॉर्चून 500 कंपनीज़ में जो लोगों को स्किल करा रहे हैं वो स्किल इसीलिए उनको अच्छी जगह पे करवाना चाह रहे हैं ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल लेवल एनहांस हो, ना कि वो ऐसा हो कि सिर्फ स्किल करा बट उस स्किल का उसको कोई फ़ायदा ना हो रहा हो। तेजिंदर जी, जीआई टैगिंग की बात करें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करें, जिस तरह वाणी जी ने कहा कि 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, उस पर भी काम किया जा रहा है। बजट में भी कई चीज़ों का यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की गई है। एरोमा मिशन, अगर हम बासमती विलेज की अगर बात करें, किस तरह के यूएसपी जम्मू कश्मीर के हैं, किस प्रकार उसको एनकैश किया जाए ताकि जो लोग हैं ज़मीन से जुड़े उनको फ़ायदा मिल सके। देखिए, मीडिया के इस सेशन में हम बैठे हैं, आप संवाद हमसे कर रहे हैं, तो हम उसमें कोई बात ऐसी नहीं करेंगे। देखिए, बजट जो पेश हुआ है उसमें जो हमारी जम्मू की बासमती है उसकी तरफ अटेंशन नहीं गई, चाहे वो स्टेट बजट हुआ है चाहे कोई पॉलिसी बनी है। ये बार बार हम ये बात कहते रहेंगे हर एक फोरम पे। तो वो एक बड़ा एरिया है, 30,000 हेक्टर से ज़्यादा वो बासमती हमारी लगती है। एक हमारी अपनी खासियत के कारण जो अरोमा है और जो उसकी खुशबू है, जो उसका टेस्ट है, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। उसके कारण ये कुछ एक्सपोर्ट हो रही है, कुछ आप मीडिया वालों की मेहरबानी से, कुछ हमारे लोगों की मेहनत से ये इसका वो हुआ था, एक मतलब जो उसका साइज़ अप्रूव हुआ था, उसके बाद ये अभी एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन हम चाहते थे कि इस बजट में ना हमारा कुछ स्पेशल प्रोविज़न मिलता उस बासमती को, ताकि जो ये हमारी जम्मू की बासमती है वो उसमें एक नई जान हम देते, उन लोगों को फ़ायदा होता। ठीक है, जो केंद्रीय बजट एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ पेश किया गया है 1,50,000, तो उसमें कुछ हिस्सा हमारी जम्मू की बासमती को भी मिले। हम आपके माध्यम से सरकार के आगे ये गुहार लगाना चाहते हैं ताकि उसमें उसकी डेवलपमेंट हो सके। जिस तरह बात यहाँ पे चली कि भाई इनलैंड डिपो यहाँ बन गया है, तो बड़ी अच्छी, इसके लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई हमारी हार्टिकल्चर जो एप्पल प्रोड्यूस है उसका एक्सपोर्ट यहाँ से सीधा हो जाए। बासमती के लिए इनलैंड डिपो अगर यहाँ बन गया तो अभी तो एक्सपोर्ट के लिए एक अच्छा माहौल बन गया है। तो हम चाह रहे थे कि एक बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर यहाँ बने ताकि हमारे फार्मर्स और एक्सपोर्टर दोनों को फ़ायदा हो। उसके बाद जो हमारे लोग हैं काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा स्किल्ड वर्ल्ड क्लास स्किल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे बने। डेयरी का बड़ा अच्छा स्कोप है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अगर यहाँ पे दूध को रखा गया जम्मू में, तो हम चाहेंगे कि हमारा दूध की आपूर्ति हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हो, हमारी स्टेट में भी हो, और उसका स्कीम पाउडर यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होता है, हमें आर्डर आते हैं, तो भी एक अच्छा विकल्प हमारे यहाँ पे हो सकता है। डेयरी सेक्टर में भी हमारे यहाँ पे काम हो रहा है। उसके अलावा वेजिटेबल्स की बात बजट में आई है, तो वेजिटेबल्स के लिए मैं बताऊं, जम्मू एक ऐसा मतलब जम्मू प्रोविंस एक ऐसा प्रोविंस है यहाँ पे 12 महीने सब्जियाँ ग्रो होती हैं। कि हमारे पास प्लेन्स है, हाई हिल्स है, लो हिल्स है, तो उसका हम पोटेंशियल देखें तो 12 महीने सब्जी हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपने देश के लिए पैदा भी कर सकते हैं, अपनी स्टेट के लिए पैदा कर सकते हैं। उसके लिए मैं चाहूँगा कि जो ये पैसा केंद्र सरकार ने पास किया है वो पैसा स्टेट को मिले, स्टेट अच्छी तरह यूटिलाइज़ करे ताकि हमारे लोगों को रिजल्ट आए। मानिक जी, चलते चलते एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आज पार्लियामेंट में सदन के पटल पे केंद्रीय मंत्री ने इस चीज़ का जिक्र किया कि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ 11 लाख ओवरऑल टूरिस्ट आए थे, श्रद्धालु आए थे, और जो अभी तक की फिगर है 1 करोड़ 8 लाख अभी तक आ गए हैं, और जो बताते हैं कि हालात सामान्य हो रहे हैं, लोग यहाँ स्वेच्छा से आ रहे हैं। कितना बड़ा एक अर्थव्यवस्था का स्रोत पर्यटन बन सकता है? देखिए, टूरिज़्म अगर किसी भी स्टेट की बात करें तो टूरिज़्म बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इकोनॉमी बन सकता है किसी भी स्टेट के लिए। अगर कल आप बजट में भी देखें तो टूरिज़्म को फोकस करते हुए कुछ नए रिलीजियस सर्किट्स के डेवलपमेंट की बात की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस रिवाइव करने की बात की गई है। उड़ीसा एज ए स्टेट को टूरिज़्म हब प्रमोट करने की बात की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रियलाइज़ करती है कि जब किसी भी स्टेट में टूरिज़्म बढ़ेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इकोनॉमी के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। और एंड जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में आप देखें कि बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑलरेडी हैं। तो हमने भी कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि जम्मू में भी जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए बहुत लोग आते हैं, तो जम्मू के आसपास भी एक टूरिस्ट सर्किट डेवलप करना चाहिए, जिनसे जो लोग सिर्फ दर्शन करने आ रहे हैं उनको 2 से 3 दिन हम अपने जम्मू प्रोविंस के अंदर भी रोक सकें। एक टूरिस्ट सर्किट डेवलप करें जो बनी बसोली को कवर करे, जो भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़,
रजौरी, पुंछ, हर जगह हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं, नेचुरल ब्यूटी भी है। और जैसा कि सरकार का भी फोकस है और दिखता है, क्योंकि टूरिज़्म J&K में एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर रहेगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमेशा टूरिज़्म से ही आएगा। सो टूरिज़्म मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और उसको डेवलप करने के लिए और कैसे डेवलप कर सकते हैं वो देखना चाहिए। तेजेंद्र जी, चलते चलते ओवरऑल क्या ये बजट भारत की विकास की राह को और गति देगा? देखिए वो देगा, और लेकिन जो सवाल आपने अभी पहले पूछा था उसका जवाब मैं आपको दूंगा कि हमारे पास 2 करोड़ टूरिस्ट अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर कश्मीर में केसर की खेती अच्छी तरह से हो रही है और वो लोग वहाँ से फ़ायदा ले रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम एक ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जम्मू में ग्रो होते हैं, कश्मीर में ग्रो होते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को भी उस टूरिज़्म से फ़ायदा हो, हमारे एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा हो, और कहीं भी हमारे पास यहाँ पे एग्री टूरिज़्म की कोई एग्जांपल नहीं है। तो वो एग्जांपल यहाँ पे इस्टेब्लिश होने की बात हम करें, वो हमारी स्टेट प्लानिंग में इसको रखें ताकि कहीं भी जहाँ पे भी हो। की बात चल रही है कि लेवेंडर को एज ए लेवेंडर, देखिए लेवेंडर एक प्रोडक्ट डेवलप हो गया, उसमें कुछ प्लस भी है कुछ माइनस भी है, लेकिन ठीक है कि वो हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने उसको किया है, लोग लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। अभी हमारी खेती स्टार्ट हुई है, प्रॉफिट तब स्टार्ट होगा जब 3-4 साल के बाद वहाँ के जो लोग हमसे कहेंगे कि वाकई लेवेंडर की खेती करके मेरे को फ़ायदा आया। तो उस लेवेंडर के बाग में कहीं छोटा सा रिजॉर्ट भी बन सकता है, लोग वहाँ पे 2-3 दिन आ सकते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, एक वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकती है। और उसमें एक ऐसा है कि एग्रो टूरिज़्म का वर्ल्ड ओवर एक सिस्टम बन गया है। लोग आजकल चाहते हैं कि अगर आप देखें बहुत जगह लोग 5 स्टार में जाना पसंद नहीं करते, वो एग्रो टूरिज़्म में जाना पसंद करते हैं, छोटी सी हब में जाना पसंद करते हैं। बाकी बजट पेश हुआ है, हर साल पेश होता है, जो बजट की अनाउंसमेंट्स हैं हम आपके माध्यम से ये चाहेंगे, जो बजट में चीज़ें अनाउंस होती हैं वो एंड में हम जब इकोनॉमिक सर्वे निकलता है तब भी हम उसको देखना ज़रूरी है कि जो बजट में अनाउंसमेंट हुई थी क्या इकोनॉमिक सर्वे में हमें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, जो पैसा पब्लिक सेक्टर में खर्च होता है और जो प्राइवेट सेक्टर में खर्च होता है, पब्लिक सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी थोड़ी लैग रहती है। तो हम चाहेंगे कि पब्लिक सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी का आना बड़ा ज़रूरी है ताकि एक विन विन सिचुएशन हर किसी के लिए रहे, पैसा अच्छी तरह यूटिलाइज हो। सिर्फ फिगर ही नहीं, इन फिगर्स का एक एक रुपया बड़ा कीमती है, क्योंकि वैसे भी इंडिया इतनी बड़ी रोबस्ट इकोनॉमी तो नहीं है। जो भी पैसे इकट्ठे करते हैं तो हम इधर अनाउंसमेंट्स में खर्च करते हैं, तो पैसा यूटिलाइज प्रॉपर होना चाहिए, जुडिशली यूटिलाइज होना चाहिए, ये एक बड़ा चैलेंज है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर भारत का अर्थव्यवस्था और उसका भारत का कद बढ़ा हुआ है। मानिक जी, क्या ये बजट आने वाले समय में विकसित भारत की राह को और गति देगा? जी देखिए, बजट का जो डायरेक्शन है पूरा वो है ही विकसित भारत की तरफ, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, ये उसी की तरफ और आत्मनिर्भर भारत की तरफ पुश करता है हमें। एंड आई एम श्योर ये बजट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ सोचा गया, और जो आगे आने वाले बजट भी होंगे वो इसी की कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होंगे आगे भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह हमारे पैनलिस्ट का मानना है कि एक नई गति भारत की विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उसको देगा, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत का यूथ और जो भी सेक्टर्स जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पर तरक्की कर पाएंगे। मानिक जी और तेजेंद्र जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए संवाद के संग में आपने अपना समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।